अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे आप सब ठीक ठाक हो? अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज बच्चों 16 मई है और हम लोग चैप्टर 3 जो है वो इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे। 3.7 एक्सरसाइज करेंगे और जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो इसकी बिल्कुल सिंपल सी और बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। तो उसकी भी कुछ जो मेन पॉइंट्स होंगे जो डिस्कस करने वाले होंगे वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, और जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उसके रिव्यू एक्सरसाइज के वो आपका होमवर्क होगा, आप खुद करेंगे। ठीक है। 3.7 एक्सरसाइज जो है ये बच्चों आपको इंशाल्लाह जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले से ही आती होगी। अगर आपको 3.2 और 3.7 और सॉरी 3.5 अच्छी तरह से आती हैं तो मतलब ये वेरिएशंस के ही क्वेश्चंस हैं और कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है इनमें और 3.2 और 3.5 के क्वेश्चंस में। जस्ट ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट की फॉर्म में आपके डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो रिलेशंस होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको यहाँ पे वेरिएशंस की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। ठीक। तो हम टोटल कोई 9 क्वेश्चंस हैं, इसमें से चंद एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। The surface area A of a cube varies directly as the square of the length L of an edge, ठीक, and A is equal to 27 square units when L is equal to 3 units. Find A when L is this and find L when L is equal to 12 square units. बच्चों आप क्या करना चाह रहे हैं? आपसे ये कहा गया है कि दो चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप दी है उसने, ए एरिया का और स्केयर ऑफ द लेंथ, दो चीज़ों का, और डायरेक्टली वेरिएशन। ठीक है। और आगे उसने कुछ चीज़ें फाइंड करने के लिए, ए फाइंड करने के लिए कहा है, उसके अगेंस्ट उसने लेंथ बता दी है। लेंथ फाइंड करने के लिए कहा है, उसके अगेंस्ट उसने आपको एरिया बता दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन है, आप देख लीजिए, बिल्कुल 3.2 और 3.5 के जैसा है, कोई चेंज नहीं है। जस्ट ये चेंज है कि आपका जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है बच्चों। तो आपका जो एरिया है वो लेंथ के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली क्वेश्चन में लिखा गया है। आगे वही चीज़ें हैं, वही काम है जैसे 3.2 और उसमें 5 में करते हैं। सबसे पहले काम के फाइंड करना आपने। के कैसे फाइंड करेंगे? ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं, इक्वल टू लगाएं और के लिखते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले ए और एल की वैल्यूज़ पुट करके आपने के फाइंड करना है। ए की जगह 27 लगाएं, एल की जगह 3 लगाएं और इसे सॉल्व करें। तो सिंप्लीफाई करके ए की जगह 27, एल 3 है, 3 का स्केयर भी करेंगे तो 9 आएगा। ये 9 27 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास के कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कटिंग करके 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा तो कितना आ जाएगा? 3। ये के आपने लगा देना कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में ए इक्वल टू के एल स्केयर आ रहा है ना, तो के की जगह 3 आ जाएगा, 3 एल स्केयर बन जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 3 एल स्क्वेयर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 एक किस्म का फार्मूला बन गया है आपके पास, जिसमें अगर आप एल पुट करेंगे तो आपको ए मिलेगा और अगर आप ए पुट करेंगे तो आपको एल मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में बच्चों उसने ए पूछा है कि फाइंड करो, और एल उसने आपको खुद बता दिया कितना है, 4 यूनिट्स। ये यूनिट्स का क्या मतलब है? आपको पता ना कि लेंथ की कोई यूनिट्स होती हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ना उसने जनरल करके लिखा है कि यूनिट्स, यूनिट्स मीन्स कुछ भी हो सकती हैं, एनी यूनिट कैन बी देयर। तो आपने भी यूनिट का ही वर्ड लगाना है, आपने मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखना। ठीक है। जो लिखा है बुक में या क्वेश्चन में आपने भी वही लिखना है। तो आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में एल की जगह 4 लगा देना है। 4 लगाएंगे तो 4 का स्केयर 16 हो जाएगा, क्योंकि एल का स्केयर आ रहा है। 16 इंटू 3 48। 48 क्या चीज़ है? ए का आंसर है, एरिया का। अब एरिया तो स्क्वायर यूनिट्स में होता है, इसलिए आपने साथ ये वर्ड लिखना है, स्क्वायर यूनिट्स, ये लाजमी लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं कि वो यूनिट की मिस्टेक काउंट कर ले और आपके मार्क्स काट ले। तो आपने यूनिट को मिस नहीं करना। ठीक है बच्चों। आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब आपने एल फाइंड करना है, जबकि आपको ए गिवन है। कितना गिवन है बच्चों? 12 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इस दफ़ा आपने क्या करना है कि ए की जगह आपने 12 लगाना है इक्वेशन नंबर 2 में। ए की जगह पे 12 लगा दीजिए, ये देखिए सॉल्व किया होगा आगे। ए की जगह 12 पुट करेंगे, 12 इक्वल टू 3 एल स्क्वायर, 3 इस 12 के साथ क्या हो गया? डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4 आंसर आ गया। तो एल का स्केयर आ रहा है 4, हमें क्या चाहिए? सिर्फ एल। तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे? स्केयर रूट कर लेंगे। 4 का स्केयर रूट कितना होता है बच्चों? 2, और ये स्केयर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल। अच्छा 2 मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।
है कि हम तो स्क्वायर रूट में हमेशा प्लस माइनस लगाते रहें। तो यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, लेंथ, और लेंथ कभी माइनस नहीं होती, तो माइनस वाला आपने इग्नोर कर देना है, सिर्फ आपने क्या लिखना है, पॉजिटिव नंबर लिखना है। क्लियर हो गया बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन तो सारे सेम हैं, अब इसमें से मैंने एक दो क्वेश्चन और भी सिलेक्ट किए हुए हैं, तो वो भी हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 में लिखा हुआ है labor cost C varies jointly as a number of workers n and average number of days। ठीक है, यहाँ पे एक जो कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट जो होती है, उसका जॉइंटली रिलेशन है किसके साथ, नंबर ऑफ़ वर्कर्स के साथ और नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ। ठीक है, जॉइंटली बच्चों जब भी आता है, तो मैंने आपसे बताया था, आपको खुद कहा था कि जॉइंटली जब भी आएगा तो आपने उन दोनों का प्रोडक्ट लेके इस नंबर के क्या कर देना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है। वेरीज जॉइंटली जब भी लिखा होगा तो ये नंबर है, ये अल्फ़ाबेट या पैरामीटर इन दोनों के जॉइंटली है, तो आपने इसको इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली रिलेट कर देना है, डायरेक्टली वेरिएशन में लिख देना है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, सी यानी कि कॉस्ट, एन मीन्स नंबर ऑफ़ डेज़, सॉरी नंबर ऑफ़ वर्कर्स, एंड डी मीन्स नंबर ऑफ़ डेज़। तो जो कॉस्ट है वो इन दोनों के जॉइंटली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा कि आपने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और फिर इसके क्या करना है, डायरेक्टली इसको रिलेट कर देना है, डायरेक्टली वेरिएशन में आ जाएगा। अब ये मेन चीज़ है, ये अगर आपने सही लिखी तो आगे तो इतना मसला नहीं होगा क्वेश्चन में। आप ये मेन चीज़ अच्छी तरह से देखिएगा, सी प्रोपोर्शनल टू एन डी हो जाएगा, सी इक्वल टू लगाएंगे, ये साइन हटा के लगा देते हैं और सबसे पहले के फाइंड करते हैं। उसके लिए आपके पास सी होना चाहिए, एन होना चाहिए, डी होना चाहिए। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सी ये है, एन ये है और डी ये आपने पुट कर देना है कोई नंबर 1 में। सिंप्लीफाई करके आपको जो मिलेगा के, वो कितना मिलेगा, 55/2। अब बच्चे कुछ कहेंगे सर 55/2 को आपने डिवाइड क्यों नहीं किया, पॉइंट्स में क्यों नहीं लिखा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ना अपने आंसर्स को डेसिमल में लेके ना जाएं। उसमें यह कि माइनर सा डेसिमल में आपने क्या रखना है, जब डिफरेंस रखना है तो आपके आंसर में भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस। आप कोशिश करें कि अगर आपका के नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है, ओवर फॉर्म में आ रहा है, तो आप उसे ओवर फॉर्म में यूज़ कर लें। आप उसको उस फॉर्म में लेके ना जाएं, अपना जो होती है डेसिमल फॉर्म, उसमें लेके ना जाएं। उससे क्या होगा कि आपके आंसर में माइनर सा डिफरेंस आ सकता है। ठीक, तो मैंने भी ओवर की फॉर्म में यूज़ कर लिया। अब ये के मैंने यहाँ पुट कर देना है कोई नंबर 1 में, तो ये बन जाएगा सी इक्वल टू 55/2 एन इंटू डी। ये देखें, सी इक्वल टू 55/2 एन इंटू डी। अब इसमें 3 चीज़ें बच्चों, कौन सी 3 चीज़ें हैं, सी है, एन है और डी है। वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सी फाइंड करें, जबकि ये दोनों चीज़ें उसने खुद दे दी हैं आपको। तो आपने क्या काम करना है, एन और डी की वैल्यू पुट कर देनी, तो आपको सी मिल जाए। सी क्या चीज़ है, कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, और ये किस में होनी चाहिए, रुपीज़ में होनी चाहिए। क्वेश्चन में लिखा गया कि ये रुपीज़ के अंदर है, तो आपने एन और डी की वैल्यूज पुट कर देनी। ठीक जी, हमारे पास जो एन है वो कितना है, 600 है, और डी कितना 18 है। आपने ये पुट कर देना है कोई नंबर 2 में। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो होगा 2,97,000 रुपीज़, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो आपने फाइंड करनी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर हम 8 कर रहे हैं बच्चों। 8 में हमें ये कहा गया है कि जो टाइम पीरियड है टी, क्या टाइम पीरियड टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर to lift a weight varies jointly as a weight W and lifting depth T varies inversely as a power P of the motor। मतलब ये जो टाइम पीरियड है ये जॉइंटली वेरी करता है W और D के, W और D के जॉइंटली है, यानी कि इनका प्रोडक्ट लेके इसके डायरेक्टली वेरिएशन आएगी, और इन्वर्स किसके है, पावर P ऑफ द मोटर, इसके इन्वर्स। तो आप पहले इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चल लीजिए कि टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू डी, एंड टाइम पीरियड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। ठीक है, ये दो रिज़ल्ट हैं, जॉइंटली इसके हो गया और टाइम पीरियड इन्वर्सली इसके हो गया। आप इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू डी ऊपर आ जाएगा और पी वाला रिज़ल्ट नीचे आ जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आप लोग क्या लिखते हो बच्चों,
आपको पता है कि इक्वल टू लगाते हैं और कांस्टेंट लिखते हैं, और सबसे पहला काम होता है कांस्टेंट फाइंड करना। कांस्टेंट फाइंड कर लें, कैसे फाइंड करेंगे? टी पुट करना पड़ेगा, डब्ल्यू, डी और पी, ये सारे नंबर आपके पास मौजूद हैं क्वेश्चन में, आपने पुट कर देने। पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में टी की जगह आ जाएगा 2500, पी की जगह 4 और डब्ल्यू की जगह 500, डी 40 है। सॉल्व करेंगे तो के का जो नंबर आएगा, आंसर आएगा 1/200 आएगा। अब बच्चों 1/200 ही आपने रखना है, डेसिमल में नहीं जाना। अदरवाइज़ आपने डेसिमल्स को राउंड ऑफ नहीं करना या उसमें कोई डिजिट्स डेसिमल्स लिखते हुए आपने गलती कर लेनी, तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। कोशिश करना कि आपका के अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है, ओवर की फॉर्म में आ रहा है, तो ओवर की फॉर्म में यूज़ कर लें, ठीक है। तो आपका के कितना आया? 1/200। 1/200 आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में इसमें पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपको ये चीज़ मिल गई, टी इक्वल टू 1/200 डब्ल्यू डी ओवर पी, ठीक है। तो यहाँ पे अब चार चीज़ें आ रही हैं, डब्ल्यू आ रहा है, डी आ रहा है, पी आ रहा है और टी आ रहा है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पावर पी फाइंड करना है, यानी कि ये चीज़ आपने फाइंड करनी। तो बाकी चीज़ें होनी चाहिए, डब्ल्यू होना चाहिए, डी होना चाहिए और टी होना चाहिए। डब्ल्यू, टी और जो है डी, ये सब आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आपने टी की वैल्यू 40 ये मौजूद है, डब्ल्यू इक्वल टू कितना 800, टी कितना 120, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी। पुट करने के बाद आपको यहाँ से ये चीज़ फाइंड करनी है, ये पी फाइंड करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, इस पी को उठा के यहाँ ले जाइए और 40 को उठा के इधर ले आइए। पी इधर आ गया, 40 इधर आ गया। तो उसके बाद क्या कर लें, उसको सिंप्लीफाई कर लें। ये दो ज़ीरोज़ काट दें, आप ऐसी कटिंग करते हैं, 1 0 से कटिंग हो जाएगी। बाकी बचेगा आपके पास 2 × 4 8 हो जाएगा, और ये से 8 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी क्या बच गया ऊपर 12 आपका आंसर होगा। और इसके साथ क्या लिखा है, एच पी। फिज़िक्स आप लोग पढ़ते हैं कि पावर के यूनिट्स हॉर्स पावर भी होते हैं, हॉर्स पावर भी, ठीक है। तो ये उसकी क्या लिखी, यूनिट। ये मैंने अपने से नहीं लिखी, ये आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि उसमें पावर को किस में लिया गया है, वॉट में या किलो वाट ओवर में नहीं लिया गया, किस में लिया गया, हॉर्स पावर में लिया गया, इसलिए मैंने यही यूनिट यूज़ की है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हमें ये कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो m और v स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी के स्क्वायर के क्या है, जॉइंटली प्रोपोर्शनल। मैस के और वेलोसिटी के स्क्वायर के जॉइंटली प्रोपोर्शनल है क्या चीज़, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो आपने क्या काम करना है, इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, उससे पहले आपको के फाइंड करना पड़ेगा। आप ये साइन हटाएं, इक्वल टू लिखें और के लिख दें, और उसके बाद जो के होता है वो फाइंड करना होता है। तो के के लिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, मैस होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मौजूद हैं आपके पास। आप चीज़ क्या करें, ये चीज़ें पुट कर दें, के की जगह ये लगाएं, m की जगह 45, v की जगह 24, ये पुट करके सॉल्व करके के आपका निकल आएगा 1/6। बच्चों ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, आपने डेसिमल की फॉर्म में यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। रॉन्ग नहीं होगा बट डिफरेंस आ जाएगा। जी, के इक्वल टू 1/6 आपने जब पुट किया तो ये बन गया के ई इक्वल टू 1/6 mv स्क्वायर। अब इसमें m आ रहा है, v आ रहा है और के ई आ रहा है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आप के ई फाइंड करो, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, मैस उसने दे दी 3000 और v उसने दे दिया 44। m की जगह 3000, v की जगह 44 का स्क्वायर भी करना क्योंकि v का स्क्वायर आ रहा है। सिंप्लीफाई कर लें 6 की, और इसकी मैंने कटिंग कर ली, 6 1 ज़ा 6, 5 100 ज़ा 3000 होता है। तो ये 500 वैसे आ गया, इसका स्केयर किया तो ये आया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, काइनेटिक एनर्जी के यूनिट्स आ गए फीट पर पाउंड। एलबी क्या होता है, पाउंड्स, ठीक है। आप लोग फिज़िक्स में यूनिट्स पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी की और भी यूनिट्स होते हैं, जाउल्स में, और इस तरह की यूनिट्स आप यूज़ करते होंगे फिज़िक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे बुक में क्वेश्चन में ये मेंशन है, मैंने इसलिए ये वाली यूनिट यूज़ की। क्लियर हो गया बच्चों, लगी समझ। तो आपका जो एक्सरसाइज नंबर 3.7 इसके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसे हैं। आपने बस ये कि पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होगी उसे अच्छे से रीड करना है और उसमें देखना है कि कौन किसके प्रोपोर्शनल है, और उसके आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, ठीक है। इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप थोड़ा तवज्जो से कर लेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएंगे, ठीक है।